आज हम विद्युत क्षेत्र का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेशों के गुणधर्म। इसमें हम आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी आवेशों में क्या क्या गुण होते हैं, छोटे छोटे गुणों से लेकर और हम आवेश की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम गुणधर्म पढ़ते हैं आवेशों का कि आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तीसरी और राशि होती है प्रदिश, और उसकी हम अध्ययन नहीं करते हैं 11-12 में, हायर क्लासेस में आप उसको पढ़ेंगे। तो सदिश और अदिश राशियों में से आवेश कौन सी राशि है, सदिश या अदिश? तो पढ़ते हैं हम, आवेश में कोई दिशा नहीं होती है, जब जिसमें दिशा नहीं होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश, यानी आवेश अदिश राशि है, पहला गुण। आवेशों का दूसरा गुणधर्म कि आवेश की इकाई क्या होती है, यूनिट, कि भाई मात्रक क्या है, आवेश को हम किस मात्रक के द्वारा लिखते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को हम जब लिखेंगे तो C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से कूलाम को लिखते हैं। तो आवेशों का मात्रक कूलाम होता है। अब ये तो देख लिया हमने कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, पर कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है। तो इस प्रकार से आवेश की छोटी इकाइयां भी हम देखेंगे। देखो भाई, आवेश की जो छोटी इकाई है वो हम लिखते हैं 10 की घात माइनस 6 कूलाम, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलाम बोलेंगे। 10 की घात माइनस 6 कूलाम आवेश कहीं दिख जाता है तो उसको हम माइक्रो कूलाम बोल सकते हैं। 10 की घात माइनस 9 कूलाम, इसको हम क्या बोलेंगे, नैनो कूलाम बोलते हैं। अगर हमको कहीं 10 की घात माइनस 12 कूलाम मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीको कूलाम बोलते हैं। और कहीं 10 की घात 3 माइनस में 3 कूलाम मिल जाए, जैसे 10 की घात माइनस 3 कूलाम, तो इसको क्या लिखेंगे हम, मिली कूलाम लिखेंगे। ये आवेश के छोटे मात्रक हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम। अब आपने केमिस्ट्री में और देखा होगा कि एक आवेश का एक मात्रक और आता है, फैराडे। आवेश का एक मात्रक और है फैराडे। फैराडे आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। एक फैराडे में कितने आवेश हुए, 96,500 कूलाम, यानी फैराडे बहुत बड़ा मात्रक हो गया। फैराडे से छोटा कूलाम और कूलाम से छोटे मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। एक चीज ध्यान रखना, ये भाई फैराडे है ना कि फैराड, अंतर जरूर ध्यान रखना, ये फैराडे है और ये फैराड है। फैराडे तो आवेश का मात्रक है और फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का। चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे हम, धारिता का मात्रक होता है फैराड, और इसको भी F से ही लिखते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, फैराडे और फैराड। तो ये आवेश का मात्रक था। अब हम आवेश का मात्रक देखो बनाया कैसे, ये भी देख लो, कूलाम आया कैसे। देखो, हम धारा की परिभाषा लिखते हैं, विद्युत धारा से। धारा की परिभाषा क्या होती है, आपने देखा होगा कि आवेशों के 10th क्लास में भी पढ़ के आए, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा का सूत्र क्या लिखते हैं, I बराबर Q अपॉन T, ये लिखते हैं। I क्या है, धारा, Q आवेश और T समय। हमें किसका मात्रक बनाना है, आवेश का मात्रक बनाना है। तो आवेश यानी Q को, Q बराबर क्या बन गया, I इंटू T। I क्या है, धारा, तो और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T क्या है, समय, समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, यानी Q आवेश का मात्रक क्या बन गया, एम्पियर इंटू सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड को ही वैज्ञानिक कूलाम के संबंध में हम क्या कह देते हैं, कूलाम कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम आवेश का मात्रक कूलाम बनाया है हमने। ये भी ध्यान रखना कि भाई कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड भी बोलते हैं। कई बार हम जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में हमको मात्रक लगाने के लिए एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम लिखना होगा।
अब देखो तीसरा गुणधर्म आवेशों का तीसरा गुणधर्म पढ़ेंगे कि भाई इसकी आवेश की जो है विमा वो क्या होती है। तीसरा हमारा है विमा। विमा निकालेंगे। विमा निकालना देखो कहां तक रोकोगे, बहुत विमाएं, बहुत सारी भौतिक राशियां निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको निकालना आएगा तो फास्ट निकाल लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे धारा से, धारा की वापस से धारा का सूत्र लिखेंगे हम। धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। यहां से Q निकालेंगे, Q बराबर क्या हो गया, I इंटू T, यानी धारा इंटू समय क्या है, आवेश। अब धारा और समय दोनों क्या हो गए हमारे, मूलभूत भौतिक राशियां हो गए। आपने 11th में पढ़ा होगा 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं और सातों मूलभूत भौतिक राशियों की विमा और मात्रक हम जानते हैं। धारा का जो विमा होती है वो कैपिटल A1 होती है। समय की विमा क्या होती है हमारी, कैपिटल T1। अब इन दोनों के मिला के इसका क्या बनाएंगे हम, विमा बनाएंगे। तो देखो m का कोई पद नहीं है यानी m0। m के बाद में आता है l का कोई पद नहीं है, 0, m0 l0। अब t के कितने पद हो गए, एक पद यानी t1, और इसके बाद में a का कितना पद हो गया, एक पद, तो a1। तो इस प्रकार से धारा की जो विमा है वो क्या बनी, m0 l0 t1 a1। तो इस प्रकार से ये धारा की विमा है। अब हम चौथा गुणधर्म देखेंगे, आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब क्या होता है, योज्यता का मतलब है जोड़ना। आवेशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। आवेशों को जोड़ने के लिए हमें बीजगणितीय योग करना होता है। बीजगणितीय मतलब प्लस को प्लस ही लिखेंगे और माइनस को माइनस ही लिखेंगे। तो आवेशों की योज्यता में हम लिखेंगे किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखें हम इसको, ये कोई निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। मैं जैसे 3-4 आवेश लिख देता हूं, +q, -2q, +3q, -q। इस प्रकार से ये 4 आवेश दिए हुए हैं। अब इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, दिए गए निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, और ये निकाय चित्र बना हुआ आ गया नीचे। तो इसका कुल आवेश कैसे करेंगे, इसका बीजगणितीय योग करेंगे। देखो कुल आवेश q टोटल, बीजगणितीय योग कीजिए। पहला आवेश लिखेंगे हम +q, फिर जोड़ना है हमें प्लस, फिर ये वाला आवेश लिख दो -2q, फिर जोड़ना है प्लस, फिर ये वाला आवेश लिख दो +3q, फिर जोड़ना है हमें प्लस, फिर ये वाला आवेश लिख दीजिए -q। अब देखो टोटल करेंगे, +q का तो q हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके -2q, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा 3q, माइनस और प्लस मिलके -q। अब देखो माइनस के कुल आवेश कितने हो गए और प्लस के कुल आवेश कितने हो गए, q और 3q। तो ये कितने बन गए, 4q, माइनस का 2q और माइनस का q कितना हो गया, माइनस का 3q। तो प्लस के 4q में से माइनस का 3q जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा, q। तो इस आवेश का कुल आवेश कितना हो गया, q हो गया। किससे, बीजगणितीय योग से। तो ये हमारे आवेशों के योज्यता थी, जो चौथा गुणधर्म है कि किसी निकाय में उपस्थित आवेशों का कुल योग, बीजगणितीय योग। अब हम पांचवा गुणधर्म पढ़ेंगे आवेशों का। आवेश संरक्षण का नियम। यानी यहां आवेश कैसे रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, नियत रहेगा। आवेश का मान हमेशा नियत रहेगा। संरक्षण का मतलब नियत, आवेश हमेशा नियत रहेंगे। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेम उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम होता है।
आवेश संरक्षण के नियम को हम लिखते हैं कि किसी निकाय आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्यान रखना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम हो गया। इसका देखिए एग्जांपल लेके अगर हम समझें, एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं युग्म उत्पादन का एग्जांपल। युग्म उत्पादन, ये हमको हमारी चैप्टर 17 जो है, हमारे जो बुक का 17वां चैप्टर है उसमें मिलेगा ये एग्जांपल। युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, कपल, जोड़ा है ये। एक जो भी उत्पन्न होगा वो एक जोड़े में होगा। जोड़े में कितने होते हैं? 2। उत्पन्न होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी संख्या 2 होगी हमारी। अब देखो इसमें क्या होता है? EMW। EMW का मतलब है E से इलेक्ट्रिक, M से मैग्नेटिक और W से वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। विघटन, जब विघटन किया जाता है तो हमको 2 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, पॉजिट्रॉन, वो प्राप्त होता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के विघटन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ आवेश संरक्षण का नियम लगाते हैं, यानी आवेश को न तो उत्पन्न करना है और न ही हमको नष्ट करना है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों से इसमें बदल के दिखाना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो उदासीन होती हैं, यानी इन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। अब यहां कुल आवेश 0 करके दिखाते हैं आप। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? -1.6 गुना 10 की घात -19। पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, प्रति यानी उल्टा, जस्ट उल्टा। तो इस पर आवेश भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का उल्टा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आवेश बन जाएगा, +1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। अब इन दोनों का कुल आवेश निकालिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। देखो पहले भी आवेश कुल कितना था? 0, और अब भी आवेश कुल कितना है? 0। यानी ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही कहीं नष्ट हुआ, 0 का 0 ही रह गया। तो ये हमारा फर्स्ट उदाहरण था, युग्म उत्पादन। अगला उदाहरण देखते हैं हम, शून्यीकरण की घटना। शून्यीकरण की घटना में भी क्या होगा कि आवेशों का जो मान है वो नियत रहेगा। शून्यीकरण में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, दूसरा एक पॉजिट्रॉन लेते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं, EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कुल आवेश कितना? हमने देखा 0। यहाँ पर कुल आवेश देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10 की घात -19, पॉजिट्रॉन पर आवेश +1.6 गुना 10 की घात -19। दोनों का कुल आवेश देखेंगे तो 0, यानी अब भी कुल आवेश कितना है? 0 है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम, रेडियो एक्टिव विघटन, जो 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यहाँ अपनी जो बुक का जो 15वां चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विघटन। देखो रेडियो एक्टिव विघटन में हमने एक परमाणु लिया, यूरेनियम 92 238। ये स्वतः रेडियो एक्टिव विघटित होती है, यानी स्वतः जब विघटित होता है तो ये बनता है थोरियम TH 90 234। इसके साथ में एक और कण मिलता है हमें, हीलियम 24। इसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि अल्फा कण क्या होता है? द्विआयनिक हीलियम कण जो होते हैं उनको अल्फा कण भी बोलते हैं। देखिए भाई कुल आवेश देखिए, यहाँ कुल आवेश कितना है? 92। कुल आवेश मतलब 92 कैसे लिखा मैंने? परमाणु क्रमांक के बराबर कितना है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भी देखो तो 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है, और वैसे देखना चाहो तो कुल आवेश उदासीन अवस्था में 0 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ कुल आवेश 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 92 इलेक्ट्रॉन तो इस 90 इलेक्ट्रॉन तो ये है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है हीलियम में, तो ये कितने हो गए? टोटल 92 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन थे और इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन थे, और वैसे भी दोनों उदासीन अवस्था में हैं, तो कुल आवेश कितना होता है उदासीन अवस्था में? 0 होता है। आप चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से देख लो कि यहाँ शुरू में 92 इलेक्ट्रॉन थे, अभिक्रिया के बाद में 92 इलेक्ट्रॉन रहे, ना तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और ना ही नष्ट हुए, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे रहे? नियत। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेश है,
और कुल आवेश देखना चाहो उदासीन अवस्था में था, यहाँ भी उदासीन अवस्था में था। तो इस प्रकार से ये आवेश का पांचवा गुणधर्म था आवेश संरक्षण का नियम। हम आवेशों का छठा गुणधर्म देखते हैं, आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता। देखिए आवेशों की निश्चलता क्या होगा, जैसे कोई वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है, इसको मैंने कुछ आवेश दे दिया, अब इस वस्तु को मैं गतिशील बनाऊं और रुका हुआ रखूं, इसका वेग अलग अलग रखूं, तो इस वस्तु के आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस आवेशों की निश्चलता में हम लिखते हैं कि वस्तु की गतिशीलता से वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एक ये बॉल ले ली, मेटल की बॉल, और इस पर आवेश दे दिया कि जैसे +3 कूलम आवेश है, +3 क्यू आवेश है इस पर, सॉरी प्लस क्यू लिखा हुआ है, +3 क्यू लिख देते हैं, +3 क्यू आवेश है। अब इस वस्तु को मैं गति प्रदान करूं तो इस वस्तु के आवेश में क्या फर्क पड़ेगा, इस वस्तु को मैं रुका हुआ रखूं तो इस वस्तु के आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। इस वस्तु को अगर मैं स्थिर रखता हूं, स्थिर, तब भी इसका आवेश कितना होगा, वही आवेश रहेगा +3q। और इस वस्तु को मैं गतिशील रखता हूं तो भी जो आवेश है वो रहेगा +3q ही रहेगा। यानी गति से, गतिशील वस्तु हो चाहे स्थिर वस्तु हो, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवेश उतना ही रहता है जितना वस्तु पर है। यानी निश्चलता यानी आवेशों की गतिशीलता से वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह आवेश का हमारा छठा गुणधर्म था। अब आवेश के सातवें गुणधर्म की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, बोर्ड में 2-3 बार पूछ चुका है बोर्ड। हमारा जो सातवां है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, देखिए भाई आवेशों का क्वांटीकरण, तो सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। देखो क्वांटीकरण का मतलब है कोई भी भौतिक राशि, जैसे एक भौतिक राशि आवेश है, इसके अलावा कोई भी भौतिक राशि ले सकते हैं, किसी भौतिक राशि द्वारा उस भौतिक राशि के सभी संभव मान, यानी जितने हमारे मैथ में संभव है, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और जितने भी संभव है 2, 4, 6, 8, 10, यानी किसी भौतिक राशि द्वारा उस भौतिक राशि के सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर केवल कुछ विशेष मान ग्रहण करते हैं। जैसे विशेष कर लिया 1, 2, फिर 3, 4, ये बीच वाले एक भी ग्रहण नहीं किए गए। यानी किसी भौतिक राशि द्वारा उस भौतिक राशि के सभी संभव मान ग्रहण न करके केवल कुछ विशेष मान ग्रहण किए जाएं तो उस भौतिक राशि को क्वांटीकृत राशि कहते हैं। क्वांटीकृत का मतलब केवल कुछ विशेष मान ग्रहण करने वाली राशि को क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशि कहते हैं। इसके बाद में एक शब्द और आता है क्वांटा। ये ध्यान रखना भाई, क्वांटा आपको 13वें चैप्टर में और सुनने को मिलेगा। वो क्वांटा और ये क्वांटा अलग अलग है। देखो भाई क्वांटा क्या होता है, किसी भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा मान जो प्रकृति में मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है, क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हम अलग से सेपरेट छोड़ दिया हमने गांव में कहीं पे भी, क्या वो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके खाने की व्यवस्था नहीं है। छोटा बच्चा है, कुछ खुद व्यवस्था नहीं कर सकता, तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यानी वो आवेश, वो क्वांटा नहीं है, यानी वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे अकेला जो रह सकता है प्रकृति में स्वतंत्र, अकेला जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, क्वांटा कहलाएगा। तो क्वांटा की परिभाषा क्या रख दी कि किसी भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा मान जो प्रकृति में मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से या अकेला जो रह सकता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, क्वांटीकरण और क्वांटा। ठीक है भाई। अब हम आवेशों के क्वांटीकरण की बात करते हैं। आवेशों के क्वांटीकरण में क्या हो गया कि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया आवेश कितना होता है,
इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण में हम लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जैसे किसी वस्तु पर आवेश लिखा हमने Q, उस आवेश का मान कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। यहाँ N क्या है भाई? N है पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। इसमें देखिए 1 और 2 के बीच की संख्याएं नहीं आई, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 आगे जितनी भी हैं वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये है क्वांटीकृत भौतिक राशि है। क्वांटीकृत के मतलब कुछ विशेष मान ग्रहण करेगी, ये सारे नहीं करेगी, कुछ विशेष। और वो विशेष किसके होंगे? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। तो इस प्रकार से आवेशों का क्वांटीकरण बोर्ड में 2-3 बार आ गया, शायद एक बार 2015 में भी आया था और भी 1-2 बार आ गया होगा। तो इस प्रकार से आवेशों के क्वांटीकरण की बात करते हैं। इसमें कई बार प्लस माइनस और लगा हुआ होता है आगे। प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये आवेश के प्रकार है, या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, है ना भाई? ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आवेशों के क्वांटीकरण की बात होगी। अब अगर हम आवेश के क्वांटा की बात करें कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, यानी आवेश का वो कौन सा छोटा से छोटा मान है जो प्रकृति में मुक्त रूप से रह सकता है, अकेला रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, वो कौन सा मान है? तो हम आवेश के क्वांटा को नाम देंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आवेश का क्वांटा है। इलेक्ट्रॉन अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है, अकेला रह सकता है, तो आवेश का क्वांटा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है और आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो सर आपने थोड़ी देर पहले तो ये बोला था कि छोटे से छोटा मान ही क्वांटा होता है। हाँ बिल्कुल, छोटे से छोटा मान क्वांटा होता है, पर वो मुक्त रूप से भी होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अकेला रह सकना चाहिए। तो आवेश के और जो छोटे मान हैं वो एक वैज्ञानिक हुए थे गैलमान। उन गैलमान वैज्ञानिक ने क्या किया? आवेश के और छोटे मान जो है वो ज्ञात किए और उन कणों को नाम दिया क्वार्क कण। क्या नाम दिया उनको? क्वार्क कण। वो उनका मान इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, पर वो अकेले नहीं रह सकते, और अकेले नहीं रह सकते तो हम उनको क्या नहीं कह सकते? क्वांटा नहीं कह सकते। तो बात क्या आई कि आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन है, परंतु इलेक्ट्रॉन से छोटा मान भी संभव होता है आवेश का, वो मुक्त रूप से नहीं रह सकता, इसलिए हम उसे आवेश का क्वांटा नहीं कहते। ये बात आई थी गैलमान ने जिन कणों की खोज की, उन कणों को क्वार्क कण कहते हैं। क्वार्क कण आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, यहाँ हमारी बुक में क्वार्क कणों के बारे में नहीं बता रखा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन है किसी वस्तु पर निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, 1 नंबर का ऑप्शन मैंने लिख दिया E, 2 नंबर का ऑप्शन लिख दिया मैंने 1.3 E, मैंने तीसरा ऑप्शन लिख दिया 1 कूलम, और चौथा ऑप्शन लिख दिया 1.3 कूलम। बताओ इन चारों में से किसी वस्तु को कौन सा आवेश नहीं दिया जा सकता? E का मतलब इलेक्ट्रॉन है और C का मतलब कूलम है। देखो किसी वस्तु को हम, जैसे यही वस्तु है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, यानी ये संभव है। किसी वस्तु को, इस वस्तु को हम 1 कूलम आवेश दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इस वस्तु को हम 1.3 कूलम आवेश दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। क्या हम इस वस्तु को 1.3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखिए, हमें देना है 1 इलेक्ट्रॉन तो पूरा पूरा, और 1 देना है 0.3 भाग। 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा और 1 देना है हमें इलेक्ट्रॉन का 0.3 भाग। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में पूरा दे चुका, ले लेगी ये, बिल्कुल ले लेगी। क्या पर 0.3 भाग दे ले लेगी? नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ये आवेश के क्वांटा से छोटा मान ग्रहण नहीं करेगी, और आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से छोटा मान ग्रहण नहीं करेगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पूर्ण गुणज संख्याओं में ग्रहण करेगी, 0.3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकती। यानी ये वाला जो वैल्यू है वो वस्तु ग्रहण नहीं करेगी। तो हमारा आंसर चला जाएगा सेकंड वाला कि वस्तु पर 1.3 कूलम इलेक्ट्रॉन आवेश संभव नहीं है, जबकि 1.3 कूलम आवेश संभव है। सर कैसे 1.3 कूलम क्यों संभव हो जाएगा? अरे भाई Q बराबर कितना हो गया? Q वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गया? 1.3। देखो हम Q बराबर होता है Ne होता है, Q का मान इतना दे रखा है, E का मान जानते हैं हम, E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश,
और ई का मान है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। एन का वैल्यू निकालो आप, एन बराबर कितना आएगा Q अपॉन ई। Q का मान कितना आ जाएगा 1.3, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। देखिए भाई, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू पूर्ण गुणज में ही आएगी, और पूर्ण गुणज मान संभव है इलेक्ट्रॉन का, और n का मान पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तो संभव है, परंतु ये संभव नहीं है। तो ये थी हमारे आवेशों के क्वांटीकरण की बात। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपकी शायद एक बुक में भी दे रखा होगा, क्वेश्चन क्या है वो मुझे नहीं पता, पर मैं उस क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन बना देता हूं यहाँ पे कि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश दिया गया है, उस वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि निकाल रहे हैं तो वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वस्तु होगी धनावेशित, पहली कंडीशन तो वस्तु धनावेशित। अब देखो Q बराबर होता है Ne प्लस माइनस Ne। अब माइनस तो हट जाएगा क्योंकि निकाल रहे हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, तो Q बराबर क्या बन जाएगा प्लस Ne। अब देखो Q का मान कितना है 1 कूलम मान है, Q बराबर 1 रख दिया मैंने बराबर n, और E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर लेना, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए भाई, अब एक बात और ध्यान रखो, आप इस Q बराबर Ne को हिंदी में भी ध्यान रखना। Q क्या है, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। N क्या है, आवेशों की संख्या कि कितने मान में आवेश उपस्थित है, 1 2 3 4 5। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते ही हो कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। माइनस में होता है, पर कई बार वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी धनावेशित, और दिए जाएंगे तो ऋणावेशित हो जाएगी। यानी यहां हमें इसको कैलकुलेट नहीं रखना है, इसके आगे प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये Q बराबर Ne है। ये हमारा 7वीं प्रॉपर्टी थी आवेशों की गुणधर्मों की। अब लास्ट फाइनल प्रॉपर्टीज की अध्ययन करते हैं, 8वीं। देखो भाई, द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपसे यहां 2 चीजें पूछना चाहूंगा। फर्स्ट तो आवेश द्रव्यमान रहित हो सकता है, और सेकंड बात पूछूंगा, द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सी बात सत्य है। सबसे पहले मैं देखते हैं लास्ट वाली बात को, द्रव्यमान आवेश रहित तो हो सकता है क्या। बिल्कुल, ये द्रव्यमान है, इसमें वजन है तो ये द्रव्यमान हो गया। क्या इसमें आवेश है? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो आवेश नहीं है, मैंने पकड़ा हुआ भी है इसको। तो द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये द्रव्यमान है परंतु इसमें आवेश नहीं है, यानी ये बात तो करेक्ट है। अब आवेश द्रव्यमान रहित हो सकता है क्या, इस बात को देखो। सबसे छोटा आवेश कौन सा है हमारा, सबसे छोटा आवेश है इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा आवेश हमारे क्वांटा में नहीं है संभव। देखो, आवेश इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा मान हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है? बिल्कुल होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलिए 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, आवेश द्रव्यमान रहित हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश में कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में भी इतना द्रव्यमान तो होगा ही होगा। यानी द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, परंतु आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको इस प्रकार से सही लिखना था। तो आवेशों के बारे में 8वां पॉइंट जो है हम उसको पूर्ण रूपेण इस प्रकार से बनाएंगे कि आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, परंतु द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन एक कण है जो नाभिक में पाया जाता है, और इस पर द्रव्यमान और आवेश की बात करें, द्रव्यमान तो होता है इसका द्रव्यमान, पर आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन पर क्या होता है? आवेश नहीं है। द्रव्यमान है और आवेश नहीं है। यानी न्यूट्रॉन हो गया, इस बात को सत्य कर रहा है, द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ये द्रव्यमान है और इस पे आवेश नहीं है। अब एक और बात करते हैं हम फोटॉन की। आप इसको 13वें चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फोटॉन पर क्या होता है? विराम अवस्था की बात कर रहे हैं। विराम अवस्था में फोटॉन का अस्तित्व ही नहीं होता। फोटॉन पर आवेश है तो उसका अस्तित्व नहीं है। विराम अवस्था की बात कर रहा हूं, ध्यान देना इस बात को। विराम अवस्था में फोटॉन का अस्तित्व ही नहीं होता, जबकि फोटॉन जब अस्तित्व रखेगा तब उसमें आवेश भी होगा और द्रव्यमान भी होगा।